हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बाकी के दो पार्ट्स तो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। और सेक्सुअल मोड हमने पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम सारा डिस्कस करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स। देखो जर्म सेल्स क्या होते हैं, जिनसे हम नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज जर्म सेल्स। द एग इन द फीमेल, तो फीमेल में जो जर्म सेल होता है वो क्या होता है, एग, या इसको ओव्यूम भी कह देते हैं। एंड द स्पर्म इन द मेल पार्टनर, और मेल पार्टनर के अंदर जो हमारा जर्म सेल होता है वो क्या होता है, स्पर्म। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। अब ये कब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ये एग और ये स्पर्म हमारे पास, ये प्यूबर्टी की एज में, जैसे हमारे पास एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तब से ये हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, दोनों में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, ठीक है, मेल में, फीमेल में, दोनों में। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डिवेलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन बींग होता है इनमें वेल डिवेलप्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ male germ cells that is sperms takes place in the testis, that is the male reproductive organ। जो ये मेल जर्म सेल होता है दैट इज स्पर्म्स, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। ये रहा टेस्टिस। अगर आप मेल ये रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके पास हैं। ये पेनिस है, पेनिस के नीचे की तरफ ये जो होगा टेस्टिस होगा। एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे सिचुएटेड होगा ये आपका टेस्टिस। It is meant to keep relatively a low temperature needed for the production of sperm by testis। अब देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है, लो टेम्परेचर बना के रखता है, ताकि जो यहाँ पे जो स्पर्म बना है या बन रहा है वो क्या होगा, वो सेफ रहेगा। ओके, क्योंकि जो स्पर्म जो जर्म सेल्स होंगे वो अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जर्म सेल्स मर भी सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मोर एवर टेस्टिस रिलीजेज मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। क्या काम होता है इसका, इट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एक तो स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, और दूसरा इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन्स इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब बॉयज में प्यूबर्टी की एज पे जितने भी चेंजेस आते हैं, अब मान लो उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए, दाढ़ी आना शुरू हो गई, उनके बाजुओं के नीचे बाल आना शुरू हो गए, ठीक है, और उनके बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बाल आना शुरू हो गए, उनकी जो साउंड है वो थोड़ा सा हैवी हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस। नेक्स्ट, द स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सीमेन। और ये सारे ही मिलके, पहले तो स्पर्म सिक्रीट होता है पीछे से, और साथ में कुछ मटेरियल उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड करती है, और कुछ सेमिनल वेसिकल कुछ उसमें कुछ ऐड करता है, और ये सारे आपस में मिलके एक बना देते हैं सीमेन। और ये क्या होता है, विच इज रिलीज्ड एंड मेड टू एंटर इन द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक ड्यूरिंग कॉपुलेशन और टाइम और एट द टाइम ऑफ सेक्स। जो फिर जो ये सीमन है ये कहाँ पे एंटर कर जाता है, फीमेल जेनेटिकल पार्ट में, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बार मैं पीछे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सारा काम क्या होता है मेल पार्ट में। अब देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आए, अब हमने पढ़ा कि टेस्टिस में क्या हो रहा है, स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, और जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा तो देखो ये जो हमारे पास है वास डिफरेंस, इसके थ्रू जो हमारी स्पर्म डक्ट है, ये यहाँ से स्पर्म होता हुआ इधर से ये देखो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जैसे उसको ये सेमिनल वेसिकल मिलेगा। अब सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, इसके अंदर फ्लूइड इसके साथ मिक्स करना, ताकि ये इजीली आगे ये जो डक्ट हैं इसमें इजीली फ्लो कर सके, ठीक है। तो यहाँ से इसका काम है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये भी सेम, इसमें कुछ लिक्विड ऐड करता है, कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करता है, जो कि जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म सेल हैं, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, बाद में सर्वाइव करने के लिए कुछ टाइम तक। तो वो सब इसी के अंदर ऐड होते हैं। ओके, फिर वो इस रूट से
यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए और इधर से इजेक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या कॉपुलेशन। ओके, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है हमने पढ़ लिया। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? इट सिक्रीट मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म को मूव करने में काम आता है। एंड सेमिनल वेसिकल्स, इट प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द स्पर्म मोबिलिटी इन द फीमेल। अब फीमेल के अंदर जब स्पर्म जाएगा तो वहाँ भी उसको मूव करना है ना, क्योंकि वो तो वेजाइना में के अंदर जाके स्पर्म छूट जाएगा और उसके बाद अंदर तक जाना है हमें, जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है वहाँ देखते हैं हम। दैट इज कूपर्स ग्लैंड। अब क्या है? इट सिक्रीट्स म्यूकस टू लुब्रिकेट फीमेल पैसेज। अब देखो ये भी क्या होता है, ये भी मेल के अंदर ही होता है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं इंटरकोर्स, मैटिंग स्टार्ट करते हैं किसी फीमेल के साथ, तो क्या होता है, जो फीमेल पैसेज है उसको लिब्रिकेट करना, ताकि जो हमारे पास ये जो मेल जेनेटिकल पार्ट है ये इजीली एंटर कर सके। कहाँ पे? ये इजीली एंटर कर सके, जो फीमेल जेनेटिकल पार्ट है ये वाला पार्ट इजीली एंटर कर सके, तो उसको भी ओबियसली थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है। ठीक है, तो ये सारा काम इसी ग्लैंड का होता है। नेक्स्ट आता है फीमेल जर्म सेल्स दैट इज एग आर मेड इन ओवरीज। अब देखो जो फीमेल जर्म सेल है वो कहाँ बनते हैं? ओवरीज में। अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कहाँ पे होते हैं। When a girl is born, ovaries already contain thousands of immature eggs. अब देखो जब भी फीमेल पैदा होती है, ऐसे बोलते हैं कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ एग स्टार्ट्स मेच्योरिंग। अब जैसे ही उसकी ये जो प्यूबर्टी आती है आफ्टर 10 और 11 के बाद, तो क्या होता है, वो एग जो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। अब एक एग जो है वो एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है। वैसे थाउजेंड्स ऑफ एग हैं, लेकिन फिर आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी हर एक मंथ एक एग मिच्योर होना शुरू हो जाता है। किसी भी एक ओवरी में वो मिच्योर होना शुरू हो जाएगा। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू ए फ्लोपियन ट्यूब्स। तो एक बार मैं डायग्राम दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस किस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, तो देखो ये है वेजाइना। ठीक है, यहाँ से जो भी स्पर्म वगैरह एंटर करेगा उसके बाद आता है हमारे पास सर्विक्स, यूटेरस, ये देखो ये है हमारी ओवरीज, और ये हमारी जो है दैट इज ओविडक्ट, या इसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। ये सारी, ये देखो, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शेड या काट करके दिखाया हुआ एरिया, यहाँ पे ये एग प्रोड्यूस हो रहे हैं इस तरह से। चलो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे पीछे। ओके, यहाँ पे तो देखो, तो these two fallopian tubes unite into a elastic bag like structure that is known as uterus। अब ये दोनों ही फ्लोपियन ट्यूब कहाँ मीट होती हैं? दैट इज यूटेरस में। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ से ये वाली फ्लोपियन ट्यूब यहाँ आ रही है, यहाँ से आ रही है, और इस एरिया में ये दोनों दोनों मीट हो रही हैं। इस एरिया को कहते हैं हम यूटेरस। ये है हमारा यूटेरस। नेक्स्ट, द यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये भी आगे वाला। फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फ्लोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में। ओके, तो देखते हैं। ये देखो, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पे फर्टिलाइज, क्योंकि देखो यहाँ से एग बनेगा। मान लो यहाँ पे एक एग प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो पीछे से स्पर्म भी आएगा। अब देखते हैं कैसे कैसे आता है, देखते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग आल्सो कॉल्ड जाइगोट get implanted in the lining of the uterus and start dividing। अब देखो क्या होता है एक्चुअली, अब देखते हैं पूरा। अब देखो यहाँ से स्पर्म एंटर हुआ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैटिंग या कॉपुलेशन, यहाँ पे स्पर्म छोड़ दिया। ठीक है, पेनिस ने यहाँ पे स्पर्म छोड़ा। अब यहाँ से स्पर्म जो है वो एंटर करेगा। अब बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा स्पर्म, तो ऑब्वियसली स्पर्म तो बहुत सारा है। ठीक है, एक स्पर्म के अंदर हमारे पास एक छोटी सी, मतलब एक ड्रॉप में अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, और वो जैसे ही एंटर करते हैं तो कुछ स्पर्म इस फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ बीच में मर जाएंगे, है ना। कुछ फीमेल बॉडी उनको अटैक कर देगी, है ना। कुछ ऐसा करे, सोचेगी कोई वायरस है जो दूसरी बॉडी से आ गया है, उसको भी अटैक करेगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बच के कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। अब दोनों में से जिस तरफ जहाँ भी एग प्रोड्यूस होगा, मान लो इस तरफ राइट साइड में एक एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो चुका है, तो यहाँ से स्पर्म आएगा।
अब देखो यहाँ पे जो स्पर्म सबसे आगे होगा वो डायरेक्ट इसके पास जाएगा और इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ओके, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक सेल से दो बनेंगे, 4, 10, 20, 50, ऐसे धीरे धीरे, और इस तरफ ही आगे की तरफ धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब तक ये यहाँ पे पहुँचता है यूटेरस में, और यहाँ पे एक लाइनिंग आपको यहाँ पे स्टार्ट मिलेंगी। ठीक है, अब देखो लाइनिंग क्या होती है, मैं आपको एक तरह थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक जो यूटेरस है, इसकी जो वॉल्स होती है, यहाँ पे लाइन ब्लड लाइनिंग होती हैं। वो किस काम के लिए होती हैं? वो इस काम के लिए होती हैं जब जैसे ही कोई एग जो है यहाँ पे फर्टिलाइज होगा, ठीक है, और फिर वो मूव होके यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस एग के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशंस कहाँ मिलेंगे? वो सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे मदर की बॉडी से, ठीक है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ये ब्लड लाइनिंग यहाँ पे रहती हैं। और सेम एज, अगर मान लो यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, कोई स्पर्म यहाँ पे आया नहीं, कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो ब्लड लाइनिंग है ये वेट करने के बाद वेट करती रहती हैं कुछ दिन तक, और जब यहाँ पे कोई जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं आता, यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचता, तो ये धीरे धीरे बस्ट हो जाती हैं, और ये ब्लीडिंग होके वेजाइना से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको पीरियड्स भी कह देते हैं। ठीक है, और ये सारा ब्लड इधर से निकलना शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है? ये रेगुलर इंटरवल इन 28 डेज, ये लगभग 28-30 दिन में एक बार होना ही होता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे फिर प्रोड्यूस है। अब एक बार हो गया, अब नेक्स्ट मंथ फिर ये धीरे धीरे एक एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फिर लाइनिंग बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगी, फिर वेट करेंगे किसी स्पर्म का कि यहाँ पे कोई स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, फिर यहाँ से जायगोट इधर इधर मूव होते हुए यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, फिर नहीं हुआ तो फिर ये लाइनिंग क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं, फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और सर ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जब तक फर्टिलाइज नहीं होता। और जैसे ही ये फर्टिलाइज हो गया, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशंस फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट इज प्लेसेंटा। ओके, तो ये मदर ब्लड के साथ एक स्पेशल टिश्यू बन जाता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और फिर मदर की बॉडी से सारा न्यूट्रिशन जो एम्ब्रियो है उसको मिलना शुरू हो जाता है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। ठीक है, मदर से सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो एम्ब्रियो को मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और सेम एज जो वेस्ट होता है, ऑब्वियसली वेस्ट भी होगा, तो वेस्ट भी सेम एज वहाँ से सीधा ही मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर भी वो मदर की बॉडी के थ्रू ही बाहर निकलता है। A cord arises from the fetus abdomen and connected to placenta is called as umbilical cord। अब देखो यहाँ पे एक कॉर्ड कनेक्ट होती है। अब देखो, जो हमने पढ़ा ये लाइनिंग है, यहाँ पे क्या है? प्लेसेंटा लगा हुआ है, ठीक है, इन लाइनिंग से। और जो एक फ्यूटस बन चुका है, एक ऐसा छोटा सा, हम बोल सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा जिसके हाथ पैर दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूटस। और यहाँ से वो कहाँ से जुड़ा होगा? एक एक पाइप के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्बेलिकल कॉर्ड। क्योंकि इसी के ई ब्लड के थ्रू सारा ही न्यूट्रिशन इसकी बॉडी में जा रहा है, वो जितना भी है वो यूज़ कर रहा है, बॉडी में मतलब यूज़ हो रहे हैं, बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है ना, इंटरनल ऑर्गन बन रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं, सारा वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, और फिर सारा वेस्ट मटेरियल इधर से फिर वापस जा रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। ठीक है, आफ्टर द 9 मंथ और 36 वीक ऑफ डेवलप इनसाइड द मदर। तो देखो कितना टाइम लगता है? 36 वीक, दैट इज 9th मंथ। तो 9th मंथ में ये धीरे धीरे क्या करते हैं? यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। कहाँ पे? इसमें यूटेरस में। अब देखो ये है हमारा यूटेरस, यहाँ पे धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू करता है। अब ये क्या है? ये इलास्टिक बॉल होती है, देखिए ये जो इलास्टिक होती है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करता है, इनका साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका पेट थोड़ा काफ़ी आगे तक, नीचे वाला हिस्सा काफ़ी आगे तक बढ़ गया होता है, जिसको हम सोचते हैं कि हाँ पेट काफ़ी आगे तक बढ़ गया। यही हिस्सा धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा, क्योंकि अंदर जो एक बच्चा है वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये धीरे धीरे एक इलास्टिक होता है, और सेम एज ये भी धीरे धीरे, ये वाला हिस्सा भी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी पाथ से वो बाहर निकलने वाला है, इसी पाथ से वो बाहर आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। द सेक्चुअल साइकिल इन द वोमेन कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ
45 to 50 ईयर्स। अब देखो वोमेन्स में जो सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल मीन्स जो ओव्यूम या जर्म सेल्स प्रोड्यूस करने का टाइम होता है वो कहाँ तक होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 ईयर्स। ठीक है, एक आधा साल ऊपर नीचे हो सकता है 51 52, लेकिन इसके बाद नहीं हो सकता, फिर वोमेन्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आफ्टर दैट द ओवरीज डज नॉट रिलीज एग, एग ही नहीं बनेंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज। ठीक है, मतलब पॉज हो गया, अब इसके बाद और रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इट इज आल्सो मार्क्ड एट द एंड ऑफ द म्यूचुरेशन इन द वुमेन्स। अब वुमेन के साथ में उनको कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई पीरियड्स नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सारी प्रोसेस ही रुक गई है, तो 50 के बाद ये सारी प्रोसेस रुक जाती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बोलने का मतलब है कि तुम कोई नई रिप्रोडक्शन करने लायक हो कि नहीं हो, उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए, वो सोशली वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, जब ये सब कुछ अच्छा हो तब हम बोल सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है। फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पीपल मस्ट बी अवेयर, क्या क्या अवेयर होना चाहिए? नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गन्स, पूरी प्रोसेस का पता होना चाहिए कैसे कैसे होती है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे क्या काम होता है। उसके बाद ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है ना, कितने टाइम बाद बच्चा पैदा करना है या फिर दूसरा बच्चा कितने टाइम बाद पैदा करना है, ये सारा फैमिली प्लानिंग में आता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग मैटिंग करते हैं, सेक्सुअली आपस में इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें क्या होती हैं डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो इसकी भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड की केयर। प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट टू प्रेग्नेंट वोमेन, जो वोमेन प्रेग्नेंट है उसको बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, क्योंकि वो हमने देखा कि वही न्यूट्रिशंस जो यहाँ पे वोमेन को मिलेंगे वही आगे चाइल्ड को ट्रांसफ़र होंगे। तो अगर वोमेन को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो चाइल्ड को अच्छे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे, और जो चाइल्ड होगा वो कमज़ोर होगा या कुछ ना कुछ उसमें डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर शुड बी प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन सो दैट मदर कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एज वेल एज द चाइल्ड। अब देखो जो बच्चों में है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अब मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा पैदा हुआ, अभी तक वो छोटा ही है, वो 1 साल का भी नहीं हुआ, और एक और हो गया। अब देखो तो वोमेन के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम होगी, उसको दोनों बच्चों को देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, फीमेल बॉडी है, ठीक है, उसने इतना इतनी एनर्जी लगाई है एक प्रोड्यूस करने में, और साथ ही दूसरा कर देगी, तो फीमेल की बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। द प्लानिंग ऑफ बेबी एट द राइट एज ऑफ द मदर, मदर की राइट एज होनी चाहिए। यहाँ पे अप्रोक्स दिखा दी कि 20 से 30 के बीच में जो मदर की एज होनी चाहिए, इस एज में आप प्लानिंग करो तो ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग। द फैमिली प्लानिंग इज नेसेसरी टू लिमिट दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ओबियसली हमें उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, जितनी, अब देखो पहले पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी, बहुत, क्योंकि लोगों को आपस में लड़ना होता था, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी करनी होती थी, काम करने होते थे, तो 2 4 जितने भी हो सकते थे लोग पैदा करते थे कि अरे हम 10 लोग हो जाएंगे तो 10 लोग मिलके खेती करेंगे या काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। ठीक है, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। देर मस्ट बी ए प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन हैं उनके बीच में प्रॉपर एज गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके बीच में कम से कम 2 3 साल का गैप रखो, 4 साल का गैप रखो, फिर दूसरा बच्चा पैदा करो। ठीक है, तो ये प्रॉपर गैप होना चाहिए। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज और 1 2 डिपेंडिंग अपॉन द फैमिलीज इनकम। ठीक है, तो जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पे भी कंट्रोल करना है, कितने पैदा करने हैं आपको, एक पैदा करना है, 2 पैदा करने हैं, 3 पैदा करने हैं। तो ठीक है, ये फैमिली की इनकम पे डिपेंड करता है। अगर मान लो इनकम सोर्स नहीं है, कोई कोई बहुत गरीब है, तो एक बच्चे से ज़्यादा पैदा ही मत करो, एक ही बच्चा सफिशेंट है। क्योंकि आप 2 3 बच्चे पैदा कर दोगे, फिर उनको पढ़ाई के लिए खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, तो फिर वो ही है, गरीबी ही बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा।
तो वो सब कब होगा? जब एजुकेशन अच्छी मिलेगी। किसको? पेरेंट्स को, जो माँ बाप बनने वाले हैं उनको एजुकेशन अच्छी चाहिए कि कितने बच्चे करने हैं। आज भी ऐसे अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, वो कितने, आपने देखा होगा रोड के साइड में चार चार पांच पांच बच्चे लेके घूमते रहते हैं और फिर मांगते रहते हैं। तो ये सब क्या है? उनकी भी गलती नहीं है, वो बेचारे एजुकेट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। वो सिंपल अपना एंजॉय करते हैं, बच्चे होते हैं तीन चार पांच बच्चे बढ़ते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर पालने पड़ते हैं ज़बरदस्ती। नेक्स्ट, नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मेल और फीमेल चाइल्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। अब जो हमारी जनरेशन है, अब तो थोड़ा सा सुधर गई है, अब मेल और फीमेल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखती। लेकिन अगर हमसे आज से 10 से 15 20 साल पहले बात करें तो मेल फीमेल में काफ़ी डिफरेंस देखते थे लोग। ठीक है, देखते थे कि अरे ये लड़का पैदा हो गया तो अच्छी बात है, लड़की पैदा नहीं होगी तो ये बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए होता था लड़का। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड प्लान अ बेबी एट देयर राइट एज, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि एक स्टैंडर्ड एज होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो प्रेगनेंसी तो हमने क्या बोला कि आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, 11-12 साल के बाद जो है वो क्या होता है, जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो प्रेगनेंसी है उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे उसको रोकना है। ठीक है, तो अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड, तो फिजिकल बैरियर, देखो फिजिकल आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी हम ना केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना सर्जरी कर रहे हैं, कुछ फिजिकली है। ठीक है, बैरियर, एक रुकावट पैदा कर देंगे। तो क्या होगा इसमें? यूज़ ए कॉन्डोम, ठीक है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, सर्विकल कैप्स, ये सारे हम यूज़ करते हैं। सबसे फेमस है हमारे पास ये, और सेफ भी रहता है, दैट इज़ द कॉन्डम। इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इलास्टिक कवरिंग दैट टाइटली फिट ओवर द पेनिस। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये हमारे पास कॉन्डम ही है। ठीक है, ये इस तरह का होता है कुछ, और इसको पेनिस के ऊपर लगा के क्या जो भी आपको अगर सेक्चुअली जो भी मैटिंग वगैरह करनी है कर सकते हैं, और जो स्पर्म होगा वो जाएगा ही नहीं वेजाइना के अंदर, वो सारा इसी के अंदर रहेगा और बाद में आप निकाल के इसको फेंक सकते हो। नेक्स्ट, इट कोलेक्ट्स इजैक्युएटेड स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो देखो इंटरकोर्स के टाइम पे जितना भी स्पर्म निकलेगा उसको कलेक्ट कर लेगा, आगे जाने नहीं देगा ये। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। अब देखो केमिकल मेथड में क्या है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब देखिए दवाइयाँ यहाँ पे, इट डज नॉट अलाउ ओव्यूलेशंस टू अकर। अब देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन ही नहीं हो सकता, ओवरीज में एग ही प्रोड्यूस नहीं होने देगा ये केमिकल। अब देखो ओवरी में केमिकल ही। अब देखो दिस चेंजेस इन द हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग रिलीज इन द फीमेल। अब देखो ये पूरे हार्मोन को क्या कर देगा? हार्मोन के जो बैलेंस है उनको चेंज कर देगा, एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा। देयर मे बी साइड इफेक्ट ऑफ द पिल, सो इट शुड बी यूज्ड आफ्टर टेकिंग कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। अब देखो इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं ताकि वो यहाँ पे एग ही ना प्रोड्यूस हो, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हो ये सब चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल मेथड। अब देखो सर्जिकल मेथड में क्या हो जाता है? सर्जिकल मेथड में सर्जरी हम करते हैं। ओके, सर्जिकल करते हैं, दैट इज वेसेक्टमी। इसमें क्या होता है? द वास डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। अब देखो जो मेल की स्पर्म डक्ट होती है उसी को ही क्या कर देंगे? उसी को ही वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसकी सर्जरी कर देंगे ताकि वहाँ से स्पर्म ही ना जाए आगे। तो दैट इज वेस्क्टोमी। और उसके बाद आता है ट्यूबिक्टोमी। इसमें क्या आता है ट्यूबिक्टोमी में? द फिलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक्ड। जो फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब है, हमने पढ़ा फ्लोपियन ट्यूब, ये हमारे पास ओवरी है और यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसी को यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो ताकि जो स्पर्म है वो यहाँ तक पहुँचे ही ना। जब इसको हम सर्जिकली बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो इसके आगे जाएगा ही नहीं स्पर्म, तो आगे तक पहुँचेगा ही नहीं, तो वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा। कॉपर्टी, और ये लूप इज प्लेस्ड, ये देखो यहाँ पे ये कॉपर्टी है, तो लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। और यूट्रस में हम इस तरह का एक कॉपर्टी प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी क्या हो जाता है? रोक सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्स के टाइम पे जो डिसीज ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास है बैक्टीरियल डिसीजेज और वायरल डिसीजेज। तो बैक्टीरियल डिजीजेज, गैनोरिया, सेफिलिस, ये सारी क्या हैं?
बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। उसके बाद वायरल डिजीजेज HIV, एड्स, जेनेटिकल एंड एनल वार्ड, ये सारी सबसे खतरनाक यहाँ पे HIV, एड्स है। ठीक है। प्रिवेंशन, इनको कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले यूज़ ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का यूज़ करो। देखो कॉन्डम का यूज़ सबसे बढ़िया, सस्ता और अच्छा होता है। ठीक है, ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको जो ये बीमारियां होती हैं STDs, इनसे भी बचाता है। अब लेकिन आपको, अगर आप सोचोगे कि हम कॉन्डम नहीं यूज़ करेंगे या कुछ और केमिकल या सर्जिकल मेथड करेंगे, लेकिन उसमें तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के चांसेस हैं, उसमें तो नहीं रुकेगा ये, लेकिन ये कॉन्डम की वजह से रुक सकते हैं। नेक्स्ट, बाथ बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स टू मेंटेन हाइजीन। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए इंटरकोर्स से पहले और बाद दोनों टाइम अच्छे से नहाना चाहिए। नेक्स्ट, कंफर्म दैट द न्यू पार्टनर इज HIV टेस्टेड बिफोर द इंटरकोर्स। अगर आप उसका HIV टेस्ट करवा लो अपने पार्टनर का तो और अच्छी बात है, पहले पता चल जाएगा, इससे अच्छा बाद में लेट चले। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आपका ये सारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके।